हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है, उसी में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। राजा और उसके राज्य को हम लोग आपका देख रहे थे। तो राजा और राज्य में हम लोग 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच के जो कुछ राजवंश उदय हुए हैं, उन राजवंशों का हम लोग उनको देख रहे हैं और हाँ, उनके राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इन सभी चीजों को पढ़ने के साथ हमने बहुत सारी चीजों को उसमें बहुत अच्छे से गौर करके देखा कि कैसे कैसे कौन सा राजा कहाँ से है, क्या उनकी सत्ता है और किस तरीके से बने, कैसे कर व्यवस्था थी, संसाधन क्या थे, कैसे उन्हें प्रशस्तियों को लिखवाया, कैसे अपने बारे में लोगों तक अपनी व्याख्यान पहुंचवाया और लोगों तक किस प्रकार के मैसेज देने की कोशिश करी, और क्या क्या किसकी चीजें कहाँ से किस तरीके से जो आपका कर था वो आपका वसूला जा रहा था, किन चीजों को वो दान में दे रहे थे। इन सब चीजों को हम लोग देख चुके थे और हम बात कर रहे थे। आज हम देखते हैं क्या युद्ध जो है आपका धन के लिए भी क्या कोई युद्ध करता था। ठीक, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं और इन पर हम लोग बात भी करेंगे कि क्या धन के लिए कोई युद्ध हुआ, और हुआ तो उसमें क्या प्रणाली थी, किस प्रकार से वो युद्ध हो रहा था और उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो कह रहे हैं आपने ये गौर किया होगा कि इसमें प्रत्येक शासक राजवंश के आधार पर कई क्षेत्र विशेषता थी, दूसरे क्षेत्रों का नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा यमुना घाटी कन्नौज। ठीक, गुजर प्रतिहार राजपूत पाल और शासक सहित कन्नौज के ऊपर नियंत्रण अपने पास लड़ते रहे। चूंकि इसी लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। कैसे थे? इसी चली लंबी लड़ाई में कितने थे? 3 पक्ष थे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई इतिहासकारों ने इसकी चर्चा बापकेदरी पक्षीय संघर्ष के रूप में की है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 आपस में लड़े। पहले गुर्जर प्रतिहार राजपूत लड़े, फिर राजपूत पाल लड़े, फिर पाल और गुर्जर प्रतिहार लड़े। तो इनका युद्ध आपस में हुआ और आप देखेंगे कि आखिरकार भारतीय इतिहास में आपका त्रिकूट संघर्ष के नाम से, या आप कह सकते हैं कि जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जो इनकी आपकी चर्चा है, ये हमको देखने की मिलती है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिर में भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत संपन्न थे। कैसे थे? जो अब कभी कभी बहुत संपन्न थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद एक ऐसा शासक था, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित उपमहाद्वीप में 17 बार आक्रमण किया। आप देखेंगे कि महमूद गजनवी आया भारत, उसने 17 बार आक्रमण किया और 1000 से लेकर 1025 के बीच में 17 बार हमला किया। सोच के देखिए कितनी बार अटैक किया इन 25 सालों में? 17 बार। उसने अपने निशाने पर कौन था? उसका माल मतलब केवल धन लूटना था। संपन्न मंदिर, जिन्हें गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे फेमस था। आपको पता था कि भारत में जो मंदिर थे वो बड़े संपन्न थे। संपन्न मतलब सोने की मूर्तियां, सोने के वहां उनके दीवारें, सोने की रखी चीजें, सोने के आकर्षक कलश, बहुत सारी चीजें वहां आपके सोने की थी। और आप देखिए, जितना 100 गांव लूटने के बाद भी आदमी को राजस्व या आपका पैसा आपका सोना नहीं मिलता, इतना एक मंदिर लूटने में किसी भी आक्रमणकर्ता को वो चीजें प्राप्त होती थी, क्योंकि धन धान्य के भरे हुए मंदिर थे और राजाओं की प्रतिष्ठा और लोगों का सम्मान से ही वो आपका मंदिर साज और आपके सज्जा के रूप थे। तो महमूद ने जो धन इकट्ठा कर लिया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। कैसे हुआ? इनमें आपका खर्च हुआ। युद्ध वहां करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्हें पश्चिमी और पाप का पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गायकवाड़ ने टक्कर लेनी पड़ी। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी ओर साल 1192 में उसके हाथों आपका हार गया। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, दिल्ली और अजमेर का जो क्षेत्र है, यह आपका राजपूतों का मतलब गढ़ रहा है। यहाँ पर राजपूत उस टाइम बहुत अच्छे रहे हैं, उनका नियंत्रण रहा है और उन्होंने विस्तार भी किया है। उधर गुजरात में
उनके पैरेलल शासन कर रहे हैं चालुक्य वंश, और पश्चिमी घाट में उत्तर प्रदेश में गायकवाड़, इन लोगों ने आपकी टक्कर ली। तो ये सब आपस में ही अलग अलग क्षेत्रों पर समकालिक कैसे हैं, राजा हैं, समकालिक शासन करने वाले हैं। चौहान में आपको पता है बहुत प्रसिद्ध शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये इसके आपके सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक है, जिसने मोहम्मद गोरी के नामक अफगान शासक को हराया और 1191 में हराया, लेकिन दूसरी साल 1192 में उसको हाथों ही हार गया। पहली बार पृथ्वीराज चौहान को महमूद गोरी जो है, मतलब पृथ्वीराज चौहान बाप के जीत जाते हैं, महमूद गोरी हार जाता है। जबकि जब दूसरी लड़ाई होती है तो पृथ्वीराज चौहान को यह था कि जिस व्यक्ति को मैंने एक बार हरा दिया है वो दोबारा मुझसे कैसे जीत सकता है, विदेशी आक्रमण करता है, मैं उसकी आपका मार मार के आपका फुटबॉल बना दूंगा और वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जब उसने देखा 1991 में के बाद 1992 में जब वो लड़ा तो उसने महमूद गोरी ने किसको हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को। इसलिए कहा गया कभी भी अपने दुश्मन को हल्का नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना। चोल राज्य नजदीकी से एक नजर, ओरियू से बाप के तंजावर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया, कावेरी डेल्टा के जो आपका मुडियार नामक प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया था, कैसा था, एक छोटा सा मुखिया था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महतब थे। पुराई के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार में विजायलों ने 9वीं शताब्दी के माध्यम से मुटियारों को हराकर इसे डेल्टा पर कब्जा जमाया और वहां से तंजावुर शासक और निशुंभ सूदनी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछ ले कि आपके तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी का जो मंदिर है अगर डेल्टाई क्षेत्र है तो आप मुझे बताइए शासन कहाँ हुआ, डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है। तो आप कहेंगे डेल्टाई क्षेत्र तो या तो वहां पर है जहां गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है, या फिर महानदी जहां पर अपना मुहाना बनाती है, या फिर जो गोदावरी और कावेरी है जो अपना मुहाना बना रही है, वहां पर ये है। और आपका टाइम पीरियड क्या है, 9वीं सदी। ठीक, देख लिया, देखा, आगे बढ़ जाए। ठीक, अब आप गोदावरी देखिए और ये नदी का जो आपका मुहाना है इनके, ये सब आपका डेल्टाई रीजन है, जहां नदी अंदर से अपने साथ आकर बहकर अवशेष जमा कर जिनको छोड़ती है वो अपने डेल्टाई क्षेत्र को बनाती है। ये चोल, ठीक, मदुरई, पांडियन, ओरई, नीलमल्ली, बनप्रासी, कदमनी, कार्तिकीय, कल्याणी, चालुक्य, यादव, कलिंग, ठीक, ये सारे वो शासक क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। देख लिया, अब देखिए विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र, शक्ति तथा दोनों के रूप में बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाकों में राजाओं का हिस्सा बना लिया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था 985 में राजा बना और उसने ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया। उसने साम्राज्य का प्रशासन भी पुनर्गठन किया और राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। आप देखिए किसने, उसका पुत्र तो कौन था, राज प्रथम, और उसकी नीतियों को जारी रखा गंगा घाटी क्षेत्र में तथा श्रीलंका के दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। तो अगर आप देखोगे जल सेना किसकी मजबूत थी, यह आपसे पूछा जाता है। तो कौन शासक है, राजेंद्र राज प्रथम, किसका शासक है, तो ध्यान देखिए चोलों की सबसे मजबूत सेना थी। इन्होंने ही जो आप देखते हैं कंबोडिया और में जो बहुत सारे औंकाराबाद में जो आपके मंदिर देखने को मिलते हैं वो चोल शासक के साम्राज्य में ही राम और कृष्ण और शिव की जो मंदिर हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपके मलाया प्रायद्वीप पर
उस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था, क्योंकि इनकी नौसेना मजबूत थी, वहां तक इनका शासन था। इस वजह से इन्होंने वहां पर आपके जो मंदिर बनाए हैं, आज उनके अवशेष और बहुत सारे प्राचीन मंदिर हमको वहां देखने के लिए मिलते हैं। तो पता होना चाहिए किसकी वजह से है, चोल साम्राज्य के। आपको पता है दक्षिण भारत में 3 शक्ति सबसे थी, चोल, चेल, पांड्य, और पहला भी वहां उस समय पहले रहे। और विजयनगर साम्राज्य के बाद, विजयनगर साम्राज्य बाद में आया, लेकिन उससे पहले चोल जो पांड्यन थे उनको आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कहां पर चोल है, क्लियर है, कहां पर पांड्यन है, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, और कहां पर चेर है, ये आप ध्यान रखना है। तो चोलों की जो आपकी नेवी थी वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो चोलों की नेवी है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। भव्य मंदिर, कांस्य मूर्ति और कला, ये हमको देखा। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाई गई तंजावुर और गंगईकोलचोरपुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। कह रहे यहाँ पर ये आपको बहुत सारी चीजों में, आपको मंदिरों में, इन सब चीजों में आपको चमत्कार रूप से, भव्य रूप से चीजें दिखाई देंगी, ठीक, और आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए गंगईकोलचोरपुरम का मंदिर। अब आप इस मंदिर को देखिए, क्या इसका विमान है, ठीक है, कैसा विमानन आकृति है इसकी, और कैसा ये बना हुआ है, कितनी मतलब आप देखिए जो इसमें अलंकरण है, पत्थरों पर जिस तरीके का डिजाइन किया गया है, देखने में बड़ा यूनिक है। और आज के मंदिर ऐसे बनाना बड़ा असंभव से और बहुत आप कठिन से लगते हैं, क्लियर है, क्योंकि प्राचीन समय में जो मंदिर बने हैं, आप उनका अगर वास्तुकला, उनके आर्किटेक्चर को देखोगे तो आज के मंदिर से बहुत भिन्न मिलते हैं। उनमें गर्भगृह, तोरण द्वार, प्रवेश द्वार, उनका विमान, उनके शिखर, और उनमें देवी देवताओं की मूर्ति का आंकन अलग प्रकार है। कह रहे हैं कि गंगाई गौड़ चोलपुरम का मंदिर, जिसकी छत परिक्रम से पतली है, उसके गौर करके देखिए, उसकी बाहर दीवारों को सजाने के लिए पत्थर और प्रतिमा को अलंकृत किया गया है। कह रहे ये जो बाहर के क्षेत्र है ना, यहाँ पर इसको मंदिर को अलंकृत करने पर बहुत सारी प्रतिमा बनाई है। कह रहे ये सारी चीजों पर क्या है, ये आपकी मूर्तियां बनी हुई हैं। इनमें क्या है, ये सब आपका मूर्तियां बनी हुई हैं। और देखिए यहाँ ये जो है स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, ये सब आपकी मूर्तियां सी बनी हुई हैं। अगर आप देखोगे इन मंदिरों को तो बड़े वैभव पूर्ण मंदिर हैं ये। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र हैं। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों ने अन्य लोगों द्वारा बनाई गई भूमि से संपन्न होते थे। इस भूमि में की उपज में सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने का खर्च होता था। कह रहे जितने भी एक्सपर्ट लोग लगे हैं, उन सबका जो खर्चा था वो यहां से जाता था, ठीक। अब कह रहे हैं कि मंदिर के आसपास में रहते थे और उनके लिए काम करते थे, यानी कि जहां पर मंदिर बना है, मंदिर के पास पड़ोस में काम करने वाले लोगों को बसाया गया। इसलिए आप दक्षिण भारत के मंदिर जाइए, उनके चारों तरफ आपको कॉलोनियां बनी मिलेंगी, और बीच में वो आपके मंदिर आ गए हैं आज। कह रहे हैं जैसे पुरोहित जो पूजा करता है, मालाकार, बावर्ची, मेहतर जो उनकी साफ सफाई करता है, संगीत, नर्तक इत्यादि। आप देखते हैं उस जमाने में कि जो हमारे मंदिर थे वो हमारी कल्चर और संस्कृति का अहम बिंदु थे। उनके अंदर बहुत सारे कल्चर और संस्कृति को संभोकर और संजोकर रखा गया था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थल नहीं थे। मंदिर क्या नहीं थे, सिर्फ पूजा और आराधना के स्थल नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों की सबसे विशिष्टता यह थी कि कांस्य प्रतिमा बनाने का काम चोल और कांस्य के संसार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा में गिनी जाती थी। यानी कि अगर आप पूरे विश्व को पढ़ोगे और अध्ययन करोगे तो आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि भैया अगर विश्व में किसी को अगर कांसे की मूर्ति या मिश्रित मूर्तियां बनाने का अगर किसी को ज्ञान था और उस जमाने में इतनी उत्कृष्ट मूर्तियां बनती थी, सोचिए आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, फ्रेम वगैरह है, उनमें हम
अपने हिसाब से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, केमिकल रंग वगैरह से हम लोग उसको साजो सज्जा कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में इतनी अच्छी उत्कृष्ट मूर्ति बनाने का ज्ञान और कौशल बहुत कम लोगों को था, और कांसे की बनती थी और पूरे विश्व विख्यात हमारी प्रतिमाएं थी। और कांसे का जो प्रतिमा बनाने का जो काम आपके चोल समय में हुआ बहुत उत्कृष्ट था, मतलब बहुत ही अलग लेवल पर था, और उसकी बड़ी विश्व विख्याति आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि चोलों ने बहुत बड़ा काम आपका मूर्ति के क्षेत्र में या प्रतिमा क्षेत्र में किया। हो गया। चोल मंदिरों में देख लिया आपने किस प्रकार की व्यवस्था और कैसे कुछ थी। देख लिया। चलिए, ठीक। और कह रहे हैं कि जितनी प्रतिमाएं, जितनी फोटो बनी है, ये सारी किसकी हैं? देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं इनमें भक्तों की भी बनाई गई हैं। यानी कितनी अच्छी बात है, इस जमाने में भगवान के अलावा भक्त का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। क्लियर है? ऐसे ही एक मूर्ति आप देखेंगे, ये आपका मूर्ति बनी हुई है, और उस जमाने में कह रहे हैं कि चोल, एक चोल कांस्य प्रतिमा इतनी सावधानी के साथ अलंकृत का मतलब होता है सजाना। आप देखते हैं कि मूर्तियों ने कपड़े पहने होते हैं, अंगवस्त्र होते हैं, उनको सजाया गया है, और उसी पर आपसे कहा है कि आप इनको गौर करिए। देख लिया। आगे बढ़े। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई हैं। मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है? कावेरी नदी। गंगा ही नहीं गिरती, कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो आपका बे ऑफ आपके बंगाल में गिरती हैं। इनके कहने का मतलब जब वो गिरती हैं उससे पहले क्या होता है, वो छोटी छोटी जो आपकी वितरिकाएं हैं उनमें आपका विभक्त हो जाती है। इसी को कह रहा है कि इस तरीके से वो आपका फैल जाती है। और कह रहे ये शाखाएं बार बार पानी उलीसती हैं, और उलीसता मतलब उनका पानी बाहर निकल कर आता है, इसलिए कह रहे हैं वो पानी को उलीसती। और ये शाखा बार बार पानी में उलीसती हैं, जिससे वहां किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषज्ञता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। इसकी जो चावल की खेती के लिए है वो ये आदर्श स्थिति है। आप देखेंगे जो आपका डेल्टा रीजन है, चाहे आप गंगा नदी का हो और आपका ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो, चाहे उसमें महानदी का डेल्टा हो, चाहे गोदावरी का डेल्टा हो, चाहे कृष्णा का डेल्टा हो, चाहे कावेरी का डेल्टा हो, इन सारे नदियों के जो आपके डेल्टाई रीजन है, आप बे ऑफ बंगाल को देखिए, उड़ीसा को देखिए, आंध्र प्रदेश को देखिए। क्लियर है? आप जो आपका तमिलनाडु का रीजन है आप उनको देखिए, यहाँ पर चावल की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। क्लियर है? इसलिए चावल से ही संबंधित, जब चावल चावल का प्रोडक्शन आपका ज्यादा है तो चावल के ही क्या मिलेंगे आपको, बाई प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। ठीक, देख लिया आप लोगों ने। चलिए, हाल ही में तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले विकसित हो चुकी थी और 5वीं 6वीं शताब्दी का आकार इसके बड़े पैमाने पर शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाने लगा और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया। डेल्टा भागों में बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए गए, बांध मतलब तटबंध, ताकि पानी अंदर ना आ सके। और पानी खेतों से ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होने लगा। कई क्षेत्रों में 1 से 2 साल में फसल उगने लगी, क्योंकि सिंचाई महत्वपूर्ण साधन है फसल उगाने के लिए। कई जगह पर फसलों से सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई की पद्धतियां अपनाई गईं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए तो कुछ जगह पर
बारिश के पानी को इकट्ठा कर कर विशाल सरोवर, सरोवर का मतलब है तालाब, आपके तालाब गए और आपके स्मरण है कि सिंचाई के काम के लिए एक काम के लिए योजना शुरू की गई, जैसे कि श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, काम की देखरेख करना। तय किया गया कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ज्यादातर शासकों ही साथ ही गांव में रहने वाले लोग और गतिविधि के रूप में सक्रिय रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने सिंचाई का बंटवारा किया, कैसे पानी को उन्होंने बांटा, आप इसको देख सकते हैं कि आखिर में उनका उद्देश्य क्या रहा, कि हम किस तरीके से वहां उन सारी चीजों को देखें और बात करें। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे क्षेत्रों का विकास हुआ, क्या चीजें थी। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।